अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमडी कैट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द ग्रामर ऑफ वर्ब। इस टॉपिक में हम वर्ब की काइंड्स और इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वर्ब की दो काइंड्स हैं, यानी कि स्टैटिक वर्ब और एक्शन वर्ब। यानी ऐसा वर्ब जिसमें कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं, जैसे प्ले है, राइट है, गो है। और जिसमें हालत बताई जा रही है उसे हम स्टेट वर्ब कहते हैं, जैसे ही इज़ हैप्पी, इसमें इज़ यूज़ किया है अपने हैप्पी बताने के लिए। तो फर्दर अगर हम इसको देखें तो हमने पैटर्न के लिहाज से वर्ब्स को दो काइंड्स में डिवाइड किया है, रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब। ऐसे वर्ब्स जिनकी फॉर्म बनाने के लिए आपको डी या ईडी का इजाफा करना पड़े उन्हें रेगुलर वर्ब कहते हैं, क्योंकि इनकी फॉर्म्स क्रिएट करने का एक रेगुलर पैटर्न है। जैसे प्ले है, ईडी लगाया तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई। रेज, इसमें ई पहले से मौजूद था तो सिर्फ डी लगाया तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई। उसके बाद है जी इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं क्लास, इसका कोई मखसूस पैटर्न नहीं है कि ये इस वर्ड का या इस स्पेलिंग का इजाफा करेंगे तो फॉर्म्स बनेंगे। इसमें वर्ड ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, जैसे राइट, रोट और रिटर्न। अब इसमें देखें बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। तो ये जो इर्रेगुलर वर्ब होते हैं इनकी भी कुछ किस्में होती हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके तीनों वर्ड्स चेंज हैं, जैसे राइट, रोट, रिटर्न, गो, वेंट, गॉन, तीनों वर्ड्स चेंज हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, जैसे हैंग, हंग और हंग, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। हैंग की हैंग्ड और हैंग्ड भी होती है अगर आप किसी लिविंग थिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो। फिर ऐसे इरेगुलर वर्ब्स भी हैं जिनकी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है, जैसे कम, केम और कम। फिर कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, जैसे कट, 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 पुट, पुट और पुट, कास्ट, टेलीकास्ट वगैरह। तो ये जो वर्ब्स की काइंड हमने पढ़ी हैं ये थी अकॉर्डिंग टू पैटर्न। अब आ जाते हैं हम वर्ब्स की नेक्स्ट काइंड्स पर, जो कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन है। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जी ट्रांजिटिव वर्ब। क्लास ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को कहा जाता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना लाजमी हो, जैसे रेज, फेल और ले वगैरह। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स को कहा जाता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना आता हो, जैसे राइज, फॉल और लाई वगैरह। इन्हीं वर्ब्स की एग्जांपल देने का मकसद ये है क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं। रेज और राइज, फेल और फॉल, ले और लाई, ये मिलते जुलते हैं, तो आप इनको इसमें फ़र्क देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस है हमारे पास, द सन राइजेज या रेजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पर प्रेपोजिशन इन आ गई है, तो प्रेपोजिशन जब किसी वर्ब के बाद आ जाए तो इसका मतलब है वो वर्ब इंट्रांजिटिव है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन बन सकता है, इसलिए हम रेजेज यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, राइजेज, विच इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, हेयर लाइज अ मैन हु कुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस। अब इसमें लाइज और लेज, लाइज जो है इंट्रांजिटिव है, लेज ट्रांजिटिव है। तो अब ये नहीं समझना कि इसके बाद अ मैन लिखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ज़रूरी नहीं है वर्ब का अगला लफ्ज़ हमेशा ऑब्जेक्ट ही हो। आप देखें यहाँ पर हेयर है और हेयर की वजह से इन्वर्जन होती है, जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ चुके हैं कि कब हेयर और देयर की वजह से इन्वर्जन हो सकती है। तो इसमें देखें ये जो अ मैन है ये सब्जेक्ट है, व्हाट का आंसर कर रहा है या हु का आंसर कर रहा है, हु लाइज, तो हम कहेंगे अ मैन। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए फिर आप लाइज लगाएंगे। तो ये जहन में रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि वर्ब का अगला वर्ड ऑब्जेक्ट हो, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है। हमने देखना है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं। उसके बाद एम बी ट्रांजिटिव ऐसे वर्ब्स को कहा जाता है क्लास जो किसी सेंटेंस में इंट्रांजिटिव काम करें, किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिवली काम करें। जैसे माई कॉलेज ओपन्स एट 9 AM एंड ही ओपन्स द शॉप। पहले सेंटेंस में ओपन्स के बाद प्रपोजिशन है तो ओपन्स इंट्रांजिटिव था, यहाँ पर ओपन्स ट्रांजिटिव है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो हमने सिर्फ ये बताना है कि हमारे पास जो सेंटेंस आया है उसमें वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, उस हिसाब से हम अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद क्लास हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। इन ट्रांजिटिव की कोई काइंड नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव की काइंड्स हैं मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव।
लफ्ज़ मोनो का मतलब एक होता है, तो उसका मतलब है ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब जिसका वन ऑब्जेक्ट हो, उसे हम मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे आई बॉट आ कार, ये यहाँ पर वर्ड बॉट लिखा हुआ है, अब इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है आकार, तो इसलिए हम इसे मोनो ट्रांजिटिव कहेंगे। अगला सेंटेंस इसमें देखें, शी टोल्ड मी आ स्टोरी। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, मी और आ स्टोरी। अब जब भी किसी वर्ब के बाद दो लफ्ज़ आ जाएं और आपने कंफर्म करना हो कि ये दोनों लफ्ज़ ऑब्जेक्ट ही हैं, तो दोनों को यूज़ करके पैसिव वॉइस बना कर देखें। जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में यूज़ हो जाता है। जैसे मी को अगर आप यूज़ करके पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बन जाएगा आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाई हर, इसका मतलब मी ऑब्जेक्ट है। अ स्टोरी को यूज़ करके अगर पैसिव वॉइस बनाएं तो अ स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाई हर, तो इसका मतलब है स्टोरी को यूज़ करके भी पैसिव वॉइस बन गया, तो दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो ये कंफर्म करने के लिए कि ये लफ्ज़ ऑब्जेक्ट है या नहीं, आप उसका पैसिव वॉइस बना कर देखें। जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे क्लास, तो फिर आप ये भी चेक करेंगे कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसमें से कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। अगर आप व्हाट का क्वेश्चन करेंगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, होम का क्वेश्चन करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। सपोज़ अगर मैं पूछूं व्हाट डिड शी टेल मी, तो इसका आंसर होगा अ स्टोरी, तो इसलिए अ स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। होम डिड शी टेल अ स्टोरी, किसको कहानी सुनाई, तो आंसर होगा मी, तो इसलिए मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनकी जगह आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख लें, चाहे इनडायरेक्ट पहले लिख लें। लेकिन जब इनडायरेक्ट आप बाद में लिखेंगे तो इसके साथ आपको प्रेपोजिशन यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर टू मी लिखा हुआ है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू या फॉर प्रेपोजिशन आ सकती हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं वो जब भी आएंगे तो आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखना है। जैसे कैरी, सजेस्ट, एक्सप्लेन, डोनेट, ये जब भी आए तो आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखना है। जैसे जस कैरिड मॉम टू डिशेज, ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है। तो हमें इस सेंटेंस को ऐसे बनाना चाहिए, जस कैरिड द डिशेज टू मॉम। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट इसकी काइंड है कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के बाद उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट की जगह पर नाउन या एडजेक्टिव आ सकता है। अब इसमें भी जानने का यही तरीका है कि आप पैसिव वॉइस बना कर देखें। अगर तो ऑब्जेक्ट के बाद वाले लफ्ज़ से भी पैसिव वॉइस बन जाए तो फिर वो अलहदा ऑब्जेक्ट है। अगर उससे पैसिव वॉइस ना बने तो वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। और ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट एक ही चीज़ या एक ही पर्सन के दो नाम हो सकते हैं, यानी वो दोनों लफ्ज़ एक ही शख्स या एक ही चीज़ के लिए यूज़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही मेड मी अ टीचर। अब इसमें मेड के बाद मी भी लिखा हुआ है और टीचर भी लिखा हुआ है। अगर हम मी को यूज़ करके पैसिव वॉइस बनाएं तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज मेड अ टीचर बाई हिम, तो इसका मतलब मी ऑब्जेक्ट है। अब अगर आप टीचर को यूज़ करके पैसिव वॉइस बनाएं तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और दूसरी निशानी क्या है कि ये मी और टीचर एक ही पर्सन है। हमारी जो पहली एग्जांपल थी इसमें देखें, मी और स्टोरी एक पर्सन नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब दोनों अलहदा ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पर मी और अ टीचर एक ही पर्सन है, तो इसका मतलब मी ऑब्जेक्ट है और अ टीचर उसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट की जगह पर या कोई नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है। इस तरह देखें, आई पेंटेड द वॉल रेड, इसमें द वॉल ऑब्जेक्ट है, रेड इसका कॉम्प्लीमेंट है। तरीका वही है कंफर्म करने का, पैसिव वॉइस बना कर देखें, बन जाए तो ऑब्जेक्ट, ना बने तो वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, हिज करेज ब्रॉट हिम ऑनर। ये नम्स 2024 का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि ब्रॉड कौन सा वर्ब है, इंट्रांसिटिव है, डाई ट्रांसिटिव है, कम्प्लेक्स ट्रांसिटिव है या लिंकिंग वर्ब है। तो ब्रॉड के बाद दो वर्ड लिखे हुए हिम और ऑनर, दोनों को आप यूज़ करके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे ही वॉज ब्रॉट ऑनर बाय हिज करेज, या ऑनर वाज ब्रॉट टू हिम बाय हिज करेज। तो दोनों को यूज़ करके पैसिव वॉइस बन गया, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो जब ऑब्जेक्ट दो हों तो हम उस वर्ब को डाई ट्रांसिटिव कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्लास हमारे पास है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब भी इंट्रांजिटिव ही होते हैं क्योंकि इनके बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता, इनके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो नाउन या एडजेक्टिव होता है। जो कॉम्प्लीमेंट आपने कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में पढ़ा है वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, और जो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर लिंकिंग वर्ब में पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे ही इज़ हैप्पी, अब इसमें हैप्पी और ही एक ही पर्सन है, तो इसका मतलब हैप्पी ही का कॉम्प्लीमेंट है, और इज़ यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है।
और लिंकिंग वर्ब ज़रूरी नहीं कोई ऑक्सिलरी वर्ब ही लिंकिंग वर्ब बन सके, कोई और वर्ब भी लिंकिंग वर्ब बन सकता है, जैसे शी बिकेम अ डॉक्टर। तो अब इसमें भी अ डॉक्टर को यूज़ करके अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नहीं बनेगा, तो इसका मतलब है अ डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट है और बिकेम लिंकिंग वर्ब है, और जो डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि शी और डॉक्टर एक ही पर्सन को कहा जा रहा है। इसी तरह देखें कुछ वर्ब्स ऐसे हैं वो कभी एक्शन वर्ब का मीनिंग देंगे, कभी स्टेट वर्ब का मीनिंग देंगे, जैसे द फार्मर ग्रू एंग्री। अब यहाँ पर ग्रू जो है ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि आगे जो एंग्री है वो कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस में द फार्मर ग्रू क्रॉप्स में ग्रू एक्शन वर्ब है, क्योंकि आगे क्रॉप्स ऑब्जेक्ट है। तो मज़ीद अगर आपने कंफर्म करना हो कि कोई वर्ब लिंकिंग वर्ब है या नहीं, तो आप उसकी जगह पर सीम, इज़, आर, वाज, वर, एम वगैरह लगा कर देखें। अगर तो मीनिंग वही रहे जो पहले था तो इसका मतलब है जिसको आपने रिप्लेस किया वो लिंकिंग वर्ब था। जैसे द फार्मर ग्रू एंग्री की जगह पर आप लगा सकते हैं द फार्मर सीम्ड एंग्री, या द फार्मर इज़ एंग्री, द फार्मर वाज एंग्री, मीनिंग चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप द फार्मर ग्रू क्रॉप्स की जगह पर ये लफ्ज़ लगाएंगे सीम, इज़, आर, तो मतलब चेंज हो जाएगा। तो इससे पता चला कि अगर मतलब चेंज ना हो तो लिंकिंग वर्ब है, मतलब चेंज हो जाए तो फिर वो लिंकिंग वर्ब नहीं था। इसका क्वेश्चन एक ऐसे भी आ सकता है दे साउंड ग्रेट या ग्रेटली। अब साउंड लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आना है, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव या नाउन होगा, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट की जगह पर नहीं आ सकता, इसलिए हम यह कहेंगे दे साउंड ग्रेट। उसके बाद लिंकिंग वर्ब के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब में क्लास ये होता है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के जिनको हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं, जैसे मेक है, हैव है, गेट है, लेट है, कीप है, हेल्प है, ये कॉजेटिव हैं। पॉजिटिव से मुराद ये है कि ये वर्ब्स हमेशा पॉजिटिव नहीं होंगे। पॉजिटिव का मीनिंग ये होता है कि जब सब्जेक्ट ने काम खुद नहीं किया बल्कि काम किसी से करवाया है तो हम उसके लिए पॉजिटिव वर्ब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो ही वॉश्ड हीज़ कार, तो इसका मतलब है ही ने अपनी गाड़ी खुद धोई है, तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव सेंस नहीं है। लेकिन अगर लिखा हुआ हो कि ही हैज़ हिज कार वाश्ड, इसका मतलब उसने अपनी गाड़ी कहीं से धुलवाई है, ख़ुद काम नहीं किया। तो जब ये सेंस आएगा तो वहाँ पर पॉजिटिव वर्ब यूज़ होंगे और वहाँ पर आप मेक, हैव, गेट, लेट, कीप या हेल्प यूज़ करेंगे। तो हर पॉजिटिव का अपना एक फ़ंक्शन है। आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि पॉजिटिव की कौन सी फॉर्म लगानी, वो कोई भी फॉर्म हो सकती है। मेक भी हो सकता है, जैसे अगर हम मेक को डिस्कस करें, मेड भी हो सकता है, मेकिंग भी हो सकता है। तो मेक के बाद ऑब्जेक्ट आएगा कोई, और उसके बाद अगर वो सेंटेंस एक्टिवाइज है तो आप फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, सेंटेंस पैसिवाइज है तो आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, यानी फुल इन्फिनेटिव लगा देंगे। फॉर एग्जांपल आई मेड हिम लर्न या टू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर ये जो लर्निंग है ये आई ने नहीं करनी बल्कि हिम को करवानी है, इसका मतलब पॉजिटिव सेंस बन रही है। सेंटेंस एक्टिवाइज था तो हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई। इसी का पैसिवाइज बनाएं, ही वॉज मेड लर्न टू लर्न इंग्लिश। तो अब इसमें जब सेंटेंस पैसिवाइज हो गया, मेड पॉजिटिव है, तो आप फुल इन्फिनेटिव लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉजिटिव है हैव। इसमें हम एक्टिव पैसिव नहीं देखेंगे, इसमें हम ये चेक करेंगे कि जो हैव है आपके पास, उसके बाद ऑब्जेक्ट पर्सन है या थिंग है। अगर ऑब्जेक्ट पर्सन है तो आप बेयर इन्फिनेटिव यानी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट थिंग है तो आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे आई हैव माई असिस्टेंट कॉल या कॉल्ड यू। अब देखें अगर आई ने खुद कॉल की होती तो कहता आई कॉल यू। अब यहाँ पर हैव माई असिस्टेंट लिखा है, इसका मतलब उसने कॉल अपने असिस्टेंट से करवानी है। ऑब्जेक्ट है माई असिस्टेंट जो कि पर्सन है, तो पर्सन के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आई हैव माई असिस्टेंट कॉल यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें मिस्टर स्मिथ हैड हिज क्रॉप्स ईटन। ये हैड यहाँ पर पॉजिटिव है, हिज क्रॉप्स थिंग है, तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटन। उसके बाद आ जाते हैं गेट पे। गेट पॉजिटिव हो उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो हैव वाला ही रूल रहेगा, यानी थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर पर्सन हो तो फिर आप इसमें बेयर इन्फिनेटिव नहीं बल्कि फुल इन्फिनेटिव यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। आई गॉट माई हाउस क्लीन या क्लीनड। अब इसमें गॉट पॉजिटिव है, मतलब आ रहा है काम किसी से करवाया, घर किसी से साफ करवाया है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, थिंग है, तो आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अच्छा, इसमें कभी कभार ऐसा सेंटेंस भी आ जाता है जैसे नॉर्मा गॉट हर हस्बैंड किल या किल्ड।
अब गॉट के बाद हर हस्बैंड वैसे तो पर्सन है, लेकिन इसको हम थिंग कंसीडर करेंगे। उसकी वजह क्या? क्योंकि ये जो हर हस्बैंड है इसने किसी को कत्ल नहीं किया था, ये खुद कत्ल हुआ था, तो पैसिव सेंस बन रही है। तो आप ये पर्सन और थिंग को इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर कॉजेटिव वर्ब के बाद जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो रिसीवर ऑफ एक्शन है तो हम उसे थिंग कंसीडर करते हुए थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और अगर डूअर ऑफ एक्शन है तो गॉट के बाद यानी गेट के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और हैव के बाद अकेली फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉजिटिव लेट है, जिसका फार्मूला बहुत सेम है कि जब भी लेट आए आपने इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे ही डज़ नॉट लेट अस सिट या टू सिट टुगेदर, सिट लेट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह कीप के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट कीप के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म। शी केप्ट हिम वेटिंग फॉर ईयर्स, हमेशा आईएनजी फॉर्म। इसमें ना पर्सन देखेंगे ना थिंग देखेंगे। जो हेल्प है क्लास, ये सेमी पॉजिटिव वर्ब इसे कहा जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी हो, पर्सन हो थिंग हो, फर्स्ट फॉर्म भी लग सकती है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लग सकती है। जैसे नीचे एग्जांपल है, ही हेल्प्ड अस लर्न या लर्नड इंग्लिश। अब लर्न इंग्लिश भी ठीक है, लर्न तो नहीं लगा सकते, लेकिन टू लर्न भी कह सकते हैं। ही हेल्प्ड अस टू लर्न इंग्लिश या ही हेल्प अस लर्न इंग्लिश। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है सब्जंक्टिव वर्ब। सब्जंक्टिव की दो काइंड्स हैं, प्रेजेंट सब्जंक्टिव और पास्ट सब्जंक्टिव। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट सब्जंक्टिव को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब्स लिखी हैं, जैसे सजेस्ट है, रिकमेंड है, ऑर्डर है, प्रपोज है, इनिशिएट है, एडवाइज़ है, रिक्वेस्ट है, या इन्हीं के मीनिंग वाला कोई और वर्ब आ जाए, उसके बाद दैट आ जाए और फिर नया सब्जेक्ट आए तो सेंटेंस सब्जंक्टिव हो जाता है। दोबारा सुन लें, सजेस्ट, रिकमेंड, ऑर्डर, प्रपोज, इनिशिएट, एडवाइज़, रिक्वेस्ट, या इन्हीं के मीनिंग वाला कोई और वर्ब आ जाए और उसके बाद दैट आए फिर नया सब्जेक्ट आए तो इसका मतलब वो सेंटेंस प्रेजेंट सब्जंक्टिव बन गया। अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि सेंटेंस प्रेजेंट सब्जंक्टिव है तो आपने वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगानी है या बी लगानी है, ऑप्शन में जो अवेलेबल हो। शुड यहाँ पर ऑप्शनल है, शुड कभी लिखा होगा कभी नहीं लिखा होगा, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप प्रेजेंट सब्जंक्टिव वाला सेंटेंस पढ़ें, शुड ना लिखा हो तब भी आप शुड को जो है वो पढ़ें साथ। जब आप शुड को पढ़ लेंगे तो आपको आसानी ये होगी कि आपको याद रहेगा कि अब फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, क्योंकि आफ्टर ऑल मॉडल वर्ब्स वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखें, द डॉक्टर सजेस्टेड दैट द पेशेंट यूज़ या यूज्ड मेडिसन्स। अब डॉक्टर सजेस्टेड, दैट ये सब्जेक्टिव हो गया, पेशेंट सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर शुड लिखा नहीं हुआ, लेकिन अगर हम शुड को साथ पढ़ लें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि शुड के बाद यूज़ आ सकता है, यूज्ड नहीं आ सकता। यहाँ पर एक और चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि पास्ट मस्ट बी फॉलोड बाई पास्ट की वजह से कन्फ्यूजन हो सकती है कि सजेस्टेड सेकंड फॉर्म है तो यूज्ड सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ये वाला काम आपने टेंसेस में करना है और सब्जंक्टिव टेंस नहीं है, ये एक अलहदा मूड है। सब्जंक्टिव में आपने, प्रेजेंट सब्जंक्टिव में आपने या फर्स्ट फॉर्म लगानी या बी, और शुड यहाँ पर ऑप्शनल है। इसी तरह कुछ एडजेक्टिव्स भी हैं जो सेंटेंस को सब्जंक्टिव बना सकते हैं। एक तो यही वर्ब्स इनकी थर्ड फॉर्म, जैसे रिकमेंडेड, प्रोपोज्ड, रिक्वेस्टेड, या इसी तरह वाइटल, इम्पॉर्टेंट, इम्पेरेटिव, इसेंशियल, ये वाले एडजेक्टिव अगर आ जाएं, उसके बाद फिर दैट आ जाए, फिर सब्जेक्ट आ जाए तो वो भी सब्जंक्टिव बन जाता है। जैसे इट इज़ रिकमेंडेड दैट द सल्तनत, अब रिकमेंडेड दैट की वजह से सब्जंक्टिव बन गया। अब इज़ एबॉलिश तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप शुड लगा के पढ़ें तो शुड इज़ तो हो नहीं सकता, फिर हम कहेंगे बी अबॉलिश्ड। इट इज़ रिकमेंडेड दैट द सल्तनत बी अबॉलिश्ड या शुड बी अबॉलिश्ड, एक ही बात है। उसके बाद क्लास हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट सब्जंक्टिव। पास्ट सब्जंक्टिव की निशानी ये है कि अगर किसी सेंटेंस में इफ़ आ जाए, एज इफ़ आ जाए, एज दो आ जाए, विश आ जाए, वुड दैट आ जाए, या वुड रादर आ जाए, हाई टाइम आ जाए, अकेला टाइम भी आ सकता है, और उसके बाद नया सब्जेक्ट आए। दैट नहीं, यहाँ आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन सब्जेक्ट का आना लाजमी है। दोबारा सुन लें, इफ़ आ जाए, एज इफ़ आ जाए, एज दो आ जाए, विश, वुड दैट, वुड रादर, हाई टाइम या टाइम, इनमें से कोई भी लफ्ज़ आए और उसके बाद नया सब्जेक्ट आए तो वो सेंटेंस पास्ट सब्जंक्टिव बन जाएगा। वहाँ पर अगर एक्शन फॉर्म है
तो आप सेकंड फॉर्म और हेड प्लस थर्ड फॉर्म में से कोई एक चीज़ लगाएंगे, और अगर स्टेट है तो वर या हैड बीन लगाएंगे। अब याद रखिएगा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर ही लगाना है। वैसे हम प्लूरल के साथ वर लगाते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में सिंगुलर के साथ भी वर ही लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विश आई वॉज अ डॉक्टर या आई वर अ डॉक्टर। अब विश आ गया, उसके बाद नया सब्जेक्ट आ गया, सेंटेंस बन गया पास्ट सब्जेक्टिव। अब आई के साथ वैसे तो वॉज लगता है, यहाँ पर वर लगाएंगे कि काश या मेरी ख्वाहिश है मैं डॉक्टर होता। अगर आप कह दें ना आई विश अ डॉक्टर, तो मतलब क्या बनेगा, मैं डॉक्टर था। और अगर पहले से ही डॉक्टर थे तो फिर विश किस बात की जा रही है। विश हमेशा हमेशा उस चीज़ की होती है जो एक्चुअल में ना हो। उसके बाद एक और सेंटेंस देखें, इफ़ आई वॉज या आई वर यू आई वुड टेक दिस जॉब। तो अब ज़ाहिर है इफ़ आया फिर सब्जेक्ट आया, आप वॉज नहीं वर लगाएंगे, और ये सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर है, उससे भी पास्ट सब्जेक्टिव ही समझा जाता है। उसके बाद वुड रैदर को ज़रा समझ लीजिएगा क्लास। वुड रैदर में क्या होता है कि वुड रैदर अगर अकेला आया है तो मॉडल वर्ब भी हो सकता है, और मॉडल वर्ब के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर वो पास्ट सब्जेक्टिव बन रहा है तो सेकंड फॉर्म लगेगी। तो इसको समझने के लिए देख लें, दो सेंटेंस लिखे हैं मैंने, आई वुड रादर टेक और टुक टी देन मिल्क, और दूसरा है आई वुड रादर ही ओपन्स या ओपन द ऑयस्टर। तो वुड रादर के लिए क्लास आपने 1-1-2-2 का फार्मूला याद रखना है, यानी वन सब्जेक्ट तो फर्स्ट फॉर्म, जैसे एक सब्जेक्ट था तो फर्स्ट फॉर्म लगाई। टू सब्जेक्ट तो सेकंड फॉर्म, यानी एक सब्जेक्ट ये और ये किए। दो सब्जेक्ट तो सेकंड फॉर्म। और अगर दूसरा सब्जेक्ट जो है वो याद रखना है, वो रादर के बाद आना चाहिए, फिर वो इसे पास्ट सब्जेक्टिव बना देगा और आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है वो है रिफ्लेक्सिव वर्ब। क्लास अगर सेंटेंस में डूअर ऑफ एक्शन और रिसीवर ऑफ एक्शन सेम पर्सन हो, यानी काम करने वाला भी वही है और इसे रिसीव करने वाला भी वही है, तो वहाँ पर यूज़ होने वाली वर्ब को हम रिफ्लेक्सिव वर्ब कहते हैं। और याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव वर्ब का बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी सेल्फ वाला प्रोनाउन होना चाहिए। जैसे सेंटेंस देखें, आई सॉ मी या माई सेल्फ इन द मिरर। अगर मैंने खुद को ही शीशे में देखा है तो इसका मतलब डूअर भी मैं ही हूँ, रिसीवर भी मैं ही हूँ। तो अब यहाँ पर जो वर्ब यूज़ किया वो है रिफ्लेक्सिव वर्ब। ये सॉ हमेशा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिर्फ तब जब डूअर और रिसीवर सेम पर्सन हो। अब जब रिफ्लेक्सिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो सेल्फ प्रोनाउन आना चाहिए, जैसा कि है माई सेल्फ। तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव वर्ब। ये सारा टॉपिक हमने पढ़ लिया है द ग्रामर ऑफ वर्ब का। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।